नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रश्न संख्या 241 से लेकर प्रश्न संख्या 260 तक। काफ़ी शानदार प्रश्न है। अगर आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, बीएसटीसी की, प्री बीएड की तैयारी करो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? ऑप्शन दे रखा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन दे रखा राहुल गांधी, सी ऑप्शन दे रखा लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन दे रखा लॉर्ड कर्जन। भाई प्रश्न का लैंग्वेज आपको दे रखा है और जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। और इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है कि 242 प्रश्न है, शरीर के अंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? शरीर के अंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन दे रखा कार्डियोग्राम में, बी ऑप्शन दे रखा एंडोस्कोप में, सी ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा स्टेरियोस्कोप में, और डी ऑप्शन दे रखा माइक्रोस्कोप में। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न संख्या 241 की बात करते हैं, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय जिसको जाता है वो है लॉर्ड कर्जन। किसको जाता है? लॉर्ड कर्जन को। भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का जो श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला 242, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस में किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा एंडोस्कोप। हाँ दोस्तों, एंडोस्कोप में शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। इसका विशेषकर ध्यान रखना जी, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। माइक्रोस्कोप, ये छोटी वस्तुओं को आकर्षित करके बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। विशेषकर आप ध्यान रखना। और इस उपकरण के सहायता से यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है। कार्डियोग्राम क्या होता है? ये हृदय की जांच के लिए आता है। आपने नाम सुना होगा, ईसीजी कराता है। जो ईसीजी जो कराते हैं वो कार्डियोग्राम का जो डायग्राम बनता है। ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा है स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप क्या काम करता है ये मैं आपको बता दूं। देखो कार्डियोग्राम होता है, इसके द्वारा हृदय की गति जांच की जाती है। इसे ईसीजी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ईसीजी भी कहते हैं। आप विशेषकर ध्यान रखना। एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है उस पर आधारित होता है। तो आगे सभी को समझ में 241 और 242 प्रश्न मैंने आपको हल करा दी है। बिल्कुल। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 243 और प्रश्न संख्या 244 नजर आ रहा है। जैसा कि प्रश्न 243 दे रखा कि चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित पुस्तक हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दे रखा विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन दे रखा आर्थर कॉस्टलर, सी ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज बर्नार्ड शो, डी ऑप्शन दे रखा माइकल एंडरसन। भाई जवाब तो कमेंट करना होगा। जिनको आता कमेंट कर दीजिए। हम छोटे मोटे प्रश्न नहीं लेकर आ रहे हैं, वो प्रश्न लेकर आ रहे हैं जिनकी मेजोरिटी एग्जाम में बनेगी। बिल्कुल। इसी प्रकार 244 की बात करते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के संरक्षक कौन है? ऑप्शन दे रखा है लक्ष्मण सेन, बी ऑप्शन दे रखा खारवेल, सी ऑप्शन की बात करते कुमार पाल, डी ऑप्शन दे रखा शशांक। बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न 243 और 244। जैसा कि दोस्तों आपको प्रश्न नजर आ रहा है कि चर्चित किताब हेलमेट के रचयिता कौन है? तो चर्चित किताब हेलमेट के जो रचयिता है वो है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। बिल्कुल, विलियम शेक्सपियर चर्चित किताब हेलमेट के रचयिता है। और आपको 244 दे रखा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव संरक्षक कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव है उनके संरक्षक कौन थे? तो हमें राइट करना पड़ेगा लक्ष्मण सेन को। बिल्कुल, ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा लक्ष्मण सेन को। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। चर्चित किताब हेलमेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज बर्नार्ड शो मैन एंड सुपरमैन इनकी प्रमुख पुस्तक थी। एप्पल कार्ट इनकी प्रमुख पुस्तक थी। आर्म्स एंड द मैन इनकी प्रमुख पुस्तक थी। कालिदास जो था उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। बिल्कुल। आर्थर कॉस्टलर ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था डार्कनेस एट नून। क्या नाम था? डार्कनेस एट नून। और इसी प्रकार शेक्सपियर की अगर अन्य रचना देखें तो रोमियो एंड जूलियट थी, जूलियस सीजर थी, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट थी, और मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कांच का शेर ये भी शेक्सपियर की थी।
दोस्तों कई बार प्रश्न आ जाता है कि शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे। मैं आपको बता देता हूं कि शेक्सपियर जो निवासी थे वो ब्रिटेन के थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन। भाई अगला 244 है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन था? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई रहते थे। वे बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कई बार प्रश्न आता है कि जयदेव कहाँ के अंतिम हिंदू शासक थे, तो हमें राइट करना पड़ेगा बंगाल का जी। ध्यान रखना, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अन्वयी था। बहुत महत्वपूर्ण है, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अन्वयी था। हाँ जी, अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 245 और प्रश्न संख्या 246। 245 है कि निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। यानी ऐसे कौन से अधिकारी थे जिनका संबंध ठगी के दमन से था? ऑप्शन दे रखा है हेस्टिंग, बी ऑप्शन दे रखा है स्लीमेन, सी ऑप्शन दे रखा है बेटिंग, डी ऑप्शन दे रखा है ऑकलैंड। बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यह चयन करना पड़ेगा कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ है भैया, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन दे रखा अरबी, बी ऑप्शन दे रखा चीनी, सी ऑप्शन दे रखा पुर्तगाली, डी ऑप्शन दे रखा स्पेनिश। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, आपको प्रश्न नजर आ रहा है और अगर आप प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोनों। प्रश्न संख्या 245 और 246, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा बेटिंग। बिल्कुल, जो यहाँ प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, तो हमें यहाँ पर बेटिंग को राइट करना पड़ेगा। और 246 है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? जी, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी तो है भैया, अरबी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, चीनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, स्पेनिश भी आधिकारिक भाषा, बट भाई पुर्तगाली नहीं है। पुर्तगाली संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी कर लो। बेटिंग अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ था। तो दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि भारत का जो पहला गवर्नर था, यहां नोट करके लिख रहा हूं मैं, भारत का पहला गवर्नर, कई बार प्रश्न आता है भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ये भारत के पहले गवर्नर भी थे। जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जी, प्रश्न दे रखा है भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में उन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। बिल्कुल, 1829 में जो सती प्रथा समाप्त हुई थी उसमें इनका विशेषकर सहयोग रहा था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसके लिए। उन्होंने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। और आपको पता होगा 1830 में सती प्रथा को समाप्त किया था कर्नल सलीमन की सहायता से। बिल्कुल, 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। किसके सहयोग से? कर्नल सलीमन के सहयोग से इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। बिल्कुल, ऑप्शन जैसे हेस्टिंग दे रखा है, तो भाई लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या था कि मराठों की जो शक्ति थी उसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हम यहाँ पुर्तगाली को राइट कर रहे हैं। किसको राइट कर रहे हैं? पुर्तगाली को राइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता होगा यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा 6 है। उसमें अरबी, चीनी, रसियन, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी है। विशेषकर ध्यान रखना 6 इसकी आधिकारिक भाषा है। उसमें अरबी, चीनी, रसियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। बिल्कुल, अरबी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन और अंग्रेजी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मेन भाषा है भैया, आधिकारिक भाषा जिसको बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी? अरबी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन और अंग्रेजी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। क्लियर हो गया?
हाँ जी, लेकिन आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है, तो आप किसको राइट करोगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वे है फ्रेंच और अंग्रेजी। कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो अरबी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन और कौन सी? अंग्रेजी है। विशेषकर ध्यान रखना भैया, बहुत जरूरी है। हाँ, उताले सामने, जल्दी से कॉपी कर लो। अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 247 और 248 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो छात्र लेट जुड़े हैं उनको सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि पहले जब मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, आप इनका टेस्ट कीजिएगा और इन प्रश्नों का रिजल्ट भी आपको आज तुरंत मिलने वाला है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप विशेषकर जो आपको आंसर आता है कमेंट करने की कोशिश करें जरूर। जो भी आता है, देखो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी करे, लेकिन करे जरूर। कमेंट करना बहुत अनिवार्य है आपकी। इससे क्या होगा, आपका पकड़ मजबूत होगा कि आपने कितने प्रश्न गलत किए और कितने प्रश्न सही किए हैं। ऑप्शन दे रखा, प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या है? प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या है? ऑप्शन दे रखा है बोधिसत्व, बी ऑप्शन दे रखा है राजा, सी ऑप्शन दे रखा है व्यापारी और डी ऑप्शन दे रखा है चिकित्सक। आपको कमेंट करना होगा। 248 दे रखा, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक के पिता किसको माना जाता है? ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट डावर को, बी ऑप्शन है पीरे डी कॉप्टिन को, सी ऑप्शन दे रखा है थोडोसियस को और डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ दे रखा हमें अर्नेस्ट कॉटिंग्स को। तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहले आप एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा है, प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? ऑप्शन दे रखा है बोधिसत्व, बी ऑप्शन दे रखा है राजा, सी ऑप्शन दे रखा है व्यापारी, डी ऑप्शन दे रखा है चिकित्सक। 248 की बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक के पिता किसको माना जाता है? रॉबर्ट डावर को, पीरे डी कॉप्टिन को और सी ऑप्शन दे रखा है थोडोसियस को, डी ऑप्शन दे रखा है अर्नेस्ट कटिंग्स को। तो यहाँ हमें 247 और 248 प्रश्न की बात करनी होगी। 247 प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है, प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? भाई जीवक एक प्रकार से चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक। बहुत जरूरी है जी। प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित चिकित्सक जीवक था, यानी प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जो चिकित्सक था वो कौन था? जीवक था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने एक राजवेद था जीवक, उनको भेजा था वहां पर। ठीक है, तो प्रश्न कई बार आता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने कौन से वेद को भेजा था? तो राजवेद जीवक को भेजा था। विशेषकर ध्यान रखना आप। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अवंती के जब राजा थे प्रगोत, बिल्कुल जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, अवंती के राजा थे प्रगोत, और जब वे पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को वहाँ पर राजवेद के रूप में, सेवा के रूप में भेजा था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसको माना जाता है? भाई आधुनिक ओलंपिक का पिता हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, पीरे डी कॉप्टिन को। किसको माना जाता है? पीरे डी कॉप्टिन को जी। आधुनिक ओलंपिक का पिता पीरे डी कॉप्टिन को माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बेरोन पीरे डी कॉप्टिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। तो कई बार प्रश्न आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो हमें राइट करना पड़ेगा 1896 यूनान के शहर एथेंस के अंदर, यूनान के शहर एथेंस में आयोजित किया गया था। और जब पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान माना गया था वो पीरे डी कॉप्टिन को माना गया था। बहुत बड़ा योगदान था उस समय। बिल्कुल, इसीलिए तो माना जाता है भैया, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसको माना जाता है? इसलिए माना जाता है पीरे डी कॉप्टिन को जी। आगे सभी को, रोम के राजा थोडोसियस फर्स्ट के आदेश के कारण इनका आयोजन बंद कर दिया था। हालांकि बाद में जब रोम के राजा थे उन्होंने, थोडोसियस ने, बिल्कुल रोम के राजा थे थोडोसियस,
थोडोसियस फर्स्ट ने इसके आयोजन को बाद में बंद करवा दिया था, लेकिन प्रश्न बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। बेरोन कॉप्टिन ने फिर से इनका आयोजन करवाया और 1913 ईस्वी में उनके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का निर्माण भी हुआ था। यानी आपको पता होगा कि पीरे डी कॉप्टिन ने वापस इसको शुरुआत कराया था 1913 में, और 1913 में ओलंपिक खेलों के लिए ध्वज का निर्माण भी शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करते जाइएगा। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद इन प्रश्नों के जवाब जरूर हल करें। बिल्कुल, हम बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 249 और प्रश्न संख्या 250 की। 249 दे रखा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अलकनंदा, बी ऑप्शन दे रखा है भागीरथी, सी ऑप्शन दे रखा है हुगली नदी और डी ऑप्शन दे रखा है पद्मा नदी। 249 प्रश्न दे रखा है कि बांग्लादेश को भारत में किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन दे रखा हुगली नदी, डी ऑप्शन दे रखा पद्मा नदी। इसी प्रकार 250 दे रखा है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन दे रखा है स्विट्जरलैंड के अंदर, बी ऑप्शन दे रखा है यूगोस्लाविया के अंदर, सी ऑप्शन दे रखा है भारत के अंदर, डी ऑप्शन दे रखा है अल्बानिया के अंदर। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए साथ ही इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा जल्दी से। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। विशेषकर ध्यान रखना कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था। अल्बानिया में हुआ था। बहुत जरूरी प्रश्न है जी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई से पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत माना जाता है। यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत संतोपंथ हिमानी है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। बहुत ज़रूरी है, गंगा नदी का जो नाम गंगा है वो देवप्रयाग के बाद में पड़ता है। जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। मदर टेरेसा, जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो अल्बानिया में यूगोस्लाविया। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इनका जन्म तो यहाँ पर हुआ था और ये किस में आता है। बिल्कुल यूगोस्लाविया के अंदर आता। तो बहुत ज़रूरी है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ। बस प्रश्न ये पूछा गया इसलिए हमने अल्बानिया को राइट किया है जी। मदर टेरेसा का जो वास्तविक नाम था वो गोनाक्से बोजाक्सिन था। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था 1979 में। 5 सितंबर 1997 में इनका देहांत हो गया था। मदर टेरेसा भारत के अंदर 1929 में आई थी। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता 1951 में मिली थी। यानी 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 1929 में मदर टेरेसा भारत आती है। 1951 में इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाती है। और अगर अपन बात करते हैं 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से 1979 को इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। आगे सभी को समझ में जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा जी। शांति का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है 1979 में।